शहर की चकाचौंध के बीच बसी पुरानी कॉलोनी की एक तंग सी बिल्डिंग के तीसरे माले पर रहने वाला रोहित जीवन के सबसे कठिन फैसलों के बीच झूल रहा था। शहर की भीड़ भाड़, हॉर्न की आवाजों और धुएं से भरी हवा के बीच एक पुरानी सी कॉलोनी थी, जहां जिंदगी की रफ्तार भले ही तेज दिखती थी, मगर उसके छोटे छोटे फ्लैटों में छुपी परेशानियां और रिश्तों की खटास कहीं ज्यादा भारी लगती थी। उसी कॉलोनी की तीसरी मंजिल पर रोहित अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहता था। रोहित मध्यम वर्गीय परिवार का इकलौता बेटा था। पिता रामनाथ कोविंद की फोर्थ क्लास की एक सरकारी छोटी सी नौकरी थी। उनके पसीने और मेहनत का ही नतीजा था कि इस छोटे से फ्लैट का मालिकाना हक उनके पास था। माँ सरला देवी ने हमेशा गृहिणी बनकर त्याग और सेवा से परिवार को संभाला। अब दोनों बूढ़े हो चुके थे और बीमारियों ने उन्हें घेर रखा था। पिता को शुगर और दिल की समस्या थी, जबकि माँ गठिया से पीड़ित थी। दूसरी ओर रोहित की शादी कुछ साल पहले नेहा से हुई थी। नेहा पढ़ी लिखी और आत्मसम्मान से भरी महिला थी, जो चाहती थी कि रोहित अपने माता पिता से अलग रहकर केवल पत्नी और बच्चों का जीवन बनाए, ताकि कम आय होने के बावजूद वे अपने भविष्य को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढाल सकें। लेकिन समस्या यही थी कि रोहित अपने माँ बाप को अकेला छोड़ने का साहस कभी नहीं जुटा पाया। उसकी आत्मा हमेशा उससे यही कहती कि जिन लोगों ने उसे जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, हर मुश्किल से बचाया, उनके बुढ़ापे में वो उनका सहारा बने, वही उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन नेहा का तर्क था कि शादी के बाद सबसे पहला हक पत्नी और बच्चों का होता है। आदमी को अपने घर परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए, वरना न रिश्ते अच्छे रहते हैं और न जीवन में शांति मिलती है। इस खींचतान ने रोहित का जीवन एक ऐसी रस्साकशी में बदल दिया था, जिसमें वो बीच का हिस्सा बन गया था। एक और पत्नी खींचती, दूसरी ओर माँ बाप, और बीच का वो बेटा दोनों तरफ से टूटता हुआ। सुबह जब वो ऑफिस निकलता तो माँ बिस्तर पर से आवाज देती, बेटा जरा दवा दे देना, फिर जाना। और तभी पीछे से नेहा कहती, देर हो जाएगी, पहले खाना खा लो, ऑफिस में बॉस नाराज होंगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। मम्मी की दवा तो मैं दे दूंगी। लेकिन नेहा का ये कहना अक्सर केवल कहने तक ही सीमित रह जाता, क्योंकि उसे अपनी नौकरी और घर के काम संभालने होते। नतीजा ये होता कि बूढ़ी माँ इंतजार करती रह जाती। रोहित का दिल भर आता, लेकिन ऑफिस देर से पहुंचने का डर भी उसे खाए जाता। वो असहाय हो जाता। यही हाल शाम को लौटने पर होता, जब पिता रामनाथ पूरे दिन अकेलेपन और बीमारी में टूटते हुए उसे देखते और उम्मीद करते कि उनका बेटा थोड़ा समय दे। मगर दूसरी ओर नेहा अपनी थकान और सपनों की बातें करती कहती, कब तक यूं माँ बाप का बोझ उठाते रहोगे? अपनी अलग जिंदगी क्यों नहीं बनाते? बाकी सब दोस्त अपने अपने घर में हैं, गाड़ी है, घूमने जाते हैं, और एक तुम हो कि अभी तक माँ बाप की सेवा में लगी हो। इससे हमारा भविष्य भी तो चौपट हो जाएगा। ये सुनकर रोहित अंदर से टूट जाता, क्योंकि एक ओर वो पत्नी की अपेक्षाओं को गलत नहीं कह सकता था, और दूसरी ओर माता पिता के प्रति उपेक्षा करने का साहस उसमें नहीं था। अक्सर रातों में उसकी नींद उचट जाती। छत की ओर देखते हुए सोचता, काश इंसान को दो दिल मिलते, एक माँ बाप के लिए और एक पत्नी बच्चों के लिए, ताकि कोई भी दर्द ना हो। मगर हकीकत ये थी कि उसके पास केवल एक दिल था, जो दोनों तरफ से खींच रहा था और धीरे धीरे टूटने लगा था। घर का माहौल भी अब तनाव से भर गया था। छोटी छोटी बातों पर नेहा और सरला देवी के बीच तकरार होने लगी थी। सरला देवी को लगता था कि नेहा रोहित को उनसे दूर करने की कोशिश करती है, और नेहा को लगता था कि सरला देवी हर समय रोहित को अपने वश में रखकर उसकी पत्नी होने की हैसियत को कम कर देती हैं। पिता रामनाथ बीच बचाव करने की कोशिश करते, लेकिन उनका कमजोर स्वास्थ्य उन्हें लंबी बहस करने नहीं देता था। ऐसे में अक्सर रोहित को ही बीच में पड़ना पड़ता, और वो किसी एक का पक्ष लेने की स्थिति में नहीं होता। नतीजा ये होता कि दोनों पक्ष उससे नाराज रहते। रोहित का तनाव बढ़ता गया। ऑफिस में भी वो ठीक से काम पर ध्यान नहीं दे पाता था। बॉस कई बार चेतावनी दे चुके थे कि अगर उसका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुआ तो नौकरी पर आंच आ सकती है। लेकिन रोहित क्या करे?
घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों ने उसके कंधों पर ऐसा बोझ डाल दिया था कि वो सांस लेने तक को तरसता था। कभी कभी वो सोचता कि काश उसने शादी ही ना की होती, तो शायद वो माँ बाप की सेवा करते हुए भी संतुष्ट रहता। या फिर अगर उसके माँ बाप किसी और सहारे के काबिल होते, तो शायद पत्नी के साथ नया जीवन सहज हो जाता। मगर किस्मत ने उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया था जहां से निकलने का कोई रास्ता साफ नहीं दिखता था। एक और बीमार और असहाय माँ बाप, दूसरी ओर सपनों और भविष्य की उम्मीदों से भरी पत्नी रोहित का जीवन मानो सवालों के कटघरे में खड़ा था। और उसका दिल हर पल ये सोचता था कि आखिर किसे चुने, किसका साथ दे, क्योंकि एक को चुनते ही दूसरे का दिल टूट जाएगा और दोनों को साथ लेकर चलना अब लगभग असंभव हो चुका था। रोहित की जिंदगी धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर दिन एक नई जद्दोजहद उसके सामने खड़ी हो जाती थी। ऑफिस से लौटते समय वो अक्सर रास्ते में पार्क की बेंच पर कुछ देर बैठ जाता, मानो खुद से बातें करता हो। कई बार सोचता कि काश जिंदगी भी किसी किताब की तरह होती, जिसे मनचाहे पन्ने पर बंद कर दिया जाए या पसंद का अध्याय बार बार पढ़ लिया जाए। लेकिन जिंदगी में हर दिन नया पन्ना खुद खुलता था और उस पर लिखी स्याही मिटाई नहीं जा सकती थी। उसी स्याही में उसकी बेबसी और लाचारी की दास्तान लिखी जा रही थी। नेहा का दबाव अब बढ़ता जा रहा था। वो बार बार कहती, रोहित, मैंने तुमसे शादी अपने सपनों को मारने के लिए नहीं की थी। मैं भी चाहती हूँ कि हमारा भी एक अच्छा सा घर, बच्चे हों, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूल में हो। लेकिन अगर तुम अपने माँ बाप को हर वक्त अपने कंधे पर ढोते रहोगे, तो हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। क्यों नहीं समझते तुम? रोहित चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता, क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं होता था। जवाब देने की कोशिश करता भी तो नेहा रो पड़ती, कहती कि वो उसके जज्बात को नहीं समझता। कभी कभी ताना देती, तुम्हें माँ बाप की फिक्र है लेकिन मेरी नहीं। क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? क्या मैंने तुम्हारे साथ जीवन बांटने का वादा नहीं किया था? दूसरी तरफ माँ सरला देवी अपनी पीड़ा में उसे पुकार, बेटा, क्या तेरे पास अपने बूढ़े और बीमार माँ बाप के पास बैठने के लिए दो पल का वक्त नहीं है? कभी कभी वो बेटे से नाराज होकर कह देती, बहू को तो तुमने खुश कर दिया, लेकिन हम बूढ़े कबाड़ हो गए क्या? क्या हमारे लिए अब तेरे पास वक्त नहीं? ये कहते हुए उनकी आंखें भर जाती और रोहित का दिल भीग जाता। वो खुद को दो हिस्सों में बटा हुआ महसूस करता। रिश्तेदार भी इस आग में घी डालने से पीछे नहीं रहते थे। घर में जब कोई चाची या मौसी आती तो कहती, बेटा, शादी के बाद सब अलग हो जाते हैं, तू क्यों बंधा हुआ है? बहू सही कह रही है, तुझे अब अपना अलग घर बसा लेना चाहिए। और जब कोई बुजुर्ग चाचा मिलते तो कहते, बेटा, माँ बाप का सहारा बेटा ही होता है। अगर तू ही दूर हो गया तो इन बूढ़ों का क्या होगा? पत्नी तो साथ निभा लेगी, माँ बाप कहाँ से मिलेंगे? इन तानों और सलाहों ने रोहित का दिमाग और उलझा दिया था। ऑफिस का हाल भी खराब था। बॉस रोज डांटते कि उसका परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है। कई प्रोजेक्ट्स समय से पूरे नहीं हो पा रहे थे। वो चाहता तो था कि काम पर ध्यान लगाए, लेकिन घर की लड़ाइयां उसका पीछा करती। अक्सर डेस्क पर बैठा वो ख्यालों में खो जाता और सहकर्मी हंसकर कहते, लगता है बीवी से झगड़ा हुआ है। और कोई कहता, नहीं यार, इसे तो सास ससुर ने पागल कर दिया होगा। और ये बातें उसके दिल में चुभ जाती, क्योंकि यही सच था कि वो दोनों तरफ से पिस रहा था। रात को जब वो बिस्तर पर लेटता तो नेहा मोबाइल पर नए फ्लैट्स की जानकारी दिखाती, कहती, देखो, ये अच्छा है, थोड़ा लोन ले लो, हम अलग घर में रहेंगे तो चैन से रह पाएंगे। मगर उसी वक्त दरवाजे के पार से माँ का खांसना और पिता की खांसी की आवाज आती, जो उसे बुरे सपने जैसी लगती। उसे महसूस होता कि अगर वो अलग हो गया तो ये दोनों अकेले दम तोड़ देंगे और वो एक निकम्मा बेटा कहलाएगा। इस खींचतान के बीच घर का माहौल और जहरीला हो गया था। नेहा और सरला देवी के बीच अक्सर झगड़े होते, कभी खाने को लेकर, कभी घर के कामों को लेकर, और बीच में रोहित को खड़ा कर दिया जाता, जैसे वो कोई पंच हो। लेकिन वो फैसला सुनाने की हालत में नहीं होता, बस दोनों को शांत करने की कोशिश करता। मगर नतीजा ये होता कि दोनों उस पर ही गुस्सा निकाल देती।
पिता रामनाथ चुपचाप अखबार में सिर गड़ाए बैठे रहते, पर उनकी आंखें सब देख रही हो और उनका दिल अंदर से टूटता जाता कि उनके कारण बेटे की जिंदगी नरक बन रही है। वहीं नेहा को लगता था कि रोहित में जरा भी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी जिंदगी के लिए कोई बड़ा फैसला ले सके। उसे अपने दोस्तों के किस्से सुनाती, देखो राहुल ने शादी के बाद अलग फ्लैट लिया, अब गाड़ी भी आ गई है, प्रमोशन भी हुआ है क्योंकि घर का टेंशन नहीं रहता, और एक तुम हो कि अभी तक मम्मी पापा के इर्द गिर्द घूम रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। रोहित अंदर से जानता था कि नेहा गलत नहीं थी, मगर ये भी जानता था कि माँ बाप को छोड़ना सही नहीं होगा। वो खुद को दिन ब दिन कमजोर महसूस करने लगा था। कभी कभी सोचता कि काश उसके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए और वो हमेशा के लिए सो जाए, ताकि ये जंग खत्म हो। लेकिन फिर माँ का चेहरा सामने आता और पत्नी की उम्मीदें याद आती। ऐसे में उसकी आंखें भर आती और वो तकिए में मुंह छिपाकर सिसकने लगता। मगर किसी को पता नहीं चलता। उसकी जिंदगी का सच यही था कि वो हर दिन जीते जी मर रहा था और किसी को इसकी खबर भी नहीं थी। रोहित की जिंदगी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर रास्ता उसे बंद दिखाई देता था। नेहा का दबाव अब अल्टीमेटम में बदल गया था। एक रात जब झगड़ा अपनी हद पार कर गया, तो नेहा ने रोहित की आंखों में देखते हुए साफ साफ कहा, या तो तुम अलग घर लेकर मेरे साथ रहो, या फिर मैं मायके चली जाऊं और कभी वापस नहीं आऊंगी। अब मुझे ये अपमान और सहना नहीं है कि मैं हर रोज तुम्हारी माँ के ताने सुनूं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी चैन से जीने का हक है। रोहित उस रात बिल्कुल चुप रह गया, न बोल सका न रो सका। बस महसूस कर रहा था कि जिंदगी उसे चीर कर दो हिस्सों में बांट रही है। दूसरी तरफ माँ सरला देवी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। गठिया ने उनके पैरों को लगभग बेकार कर दिया था और उनका बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया था। पिता रामनाथ भी दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे थे। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें ज्यादा टेंशन से दूर रखा जाए, वरना दिल का दौरा कभी भी पड़ सकता है। लेकिन घर का माहौल ही तनाव भरा था। ऐसे में वे चुपचाप कमरे में पड़े रहते, कभी अखबार उठाते, कभी खिड़की से बाहर देखते, मानो अपनी किस्मत से हार मान चुके हों। रोहित का दिल हर बार उन पर पड़ती इस तकलीफ को देखकर और भारी हो जाता। ऑफिस का हाल भी बुरा था। बॉस ने उसे एक दिन मीटिंग में सबके सामने डांटते हुए कहा, रोहित, अगर अगले महीने तक तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं सुधरा तो तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर वो जैसे अंदर से टूट गया, क्योंकि यही नौकरी उसके परिवार का सहारा थी। लेकिन घर के तनाव ने उसकी मानसिक हालत को बिगाड़ दिया था। कई बार वो अपने कागजों पर नजर गड़ाए रहता, पर कुछ समझ में नहीं आता। फोन बजता तो चौंक जाता, जैसे हर तरफ से दबाव उसकी सांसें रोक रहा हो। समाज और रिश्तेदार भी उसकी मुश्किलें बढ़ाने में पीछे नहीं थे। जब जब कोई मिलने आता तो नेहा को समझाता कि वो अलग क्यों नहीं रहती, और माँ बाप को कहता कि बेटे को अब अपने हिसाब से जीने दो। नतीजा ये होता कि दोनों पक्ष और भड़क जाते और झगड़े तेज हो जाते। मायके की औरतें जब तब नेहा से कहती रहती, बेटा, अब जमाना बदल गया है, तुम्हें अपने परिवार के साथ अलग हो जाना चाहिए, तुम क्यों सास ससुर का बोझ उठाओ। और यही बातें सुनकर नेहा और ज्यादा आक्रामक हो जाती। वहीं सरला देवी अपने कमरे में बड़बड़ाती, आजकल की औरतें तो बस बेटे को छीन लेती हैं, बहू को घर की रानी बना दिया है, माँ बाप को कोई पूछता तक नहीं। इन सब बातों का बोझ आखिरकार रोहित की आत्मा को दबाने लगा। अब कई बार रात को वो शराब की बोतल सामने रखकर सोचता कि सब खत्म कर दे, लेकिन फिर माँ का चेहरा और पत्नी का चेहरा आंखों के सामने आ जाते और बोतल वापस रख देता। उसकी हालत अब मानसिक रूप से बीमार जैसी हो चुकी थी। चेहरे पर मुस्कान गायब थी, बाल झड़ने लगे थे, आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई देते। सहकर्मी मजाक में कहते, भाई, तुम तो बूढ़े लगने लगे हो। लेकिन उन्हें क्या पता कि वो अंदर से हर पल टूट रहा है। नेहा के अल्टीमेटम ने उसे और बेचैन कर दिया। वो जानता था कि अगर पत्नी चली गई तो लोग कहेंगे कि वो निकम्मा पति है जिसने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया, और अगर वो माँ बाप को छोड़ देगा तो समाज उसे लानत देगा कि बेटा होकर माता पिता का सहारा नहीं बना। उसकी हालत अब उस आदमी जैसी हो गई थी जो नदी के बीच नाव में बैठा हो,
और दोनों किनारे उसे खींच रहे हों, लेकिन नाव आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही हो और ऊपर से तूफानी लहरें उसकी जान लेने को तैयार हों। कई बार वो ईश्वर से प्रार्थना करता, हे भगवान, या तो कोई रास्ता दिखा दो या फिर मुझे उठा लो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन ईश्वर भी जैसे मौन था। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि एक दिन नेहा ने सचमुच अपना सामान पैक कर लिया और रोहित से कहा, मैं मायके जा रही हूँ। जब तक तुम कोई ठोस फैसला नहीं करोगे, मैं वापस नहीं आऊं। और वो चली गई। माँ बाप चुपचाप ये सब देखते रहे। उनका दिल जानता था कि बेटे का जीवन बर्बाद हो रहा है, लेकिन वे अपनी सेहत के आगे असहाय थे। रोहित को लगा मानो उसके जीवन का सहारा ही छिन गया हो। पत्नी दूर चली गई, माँ बाप बीमार पड़े हैं और नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। अब उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा था। वो सोच रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, किसका साथ दे, और इस दर्दनाक खींचतान का अंत कहाँ जाकर होगा। नेहा के मायके चले जाने के बाद रोहित का जीवन जैसे सुनसान जंगल बन गया था, जहां हर ओर अंधेरा ही अंधेरा था। घर में अब पहले जैसी खींचतान नहीं थी, मगर वो सन्नाटा और भी ज्यादा डराने वाला था। माँ सरला देवी का दर्द इतना बढ़ चुका था कि अब उन्हें चलने फिरने के लिए पूरी तरह किसी के सहारे की जरूरत पड़ती थी। पिता रामनाथ को डॉक्टर ने सख्त चेतावनी दी थी कि अगर दिल का खास ध्यान नहीं रखा गया तो किसी भी वक्त बड़ा अटैक आ सकता है। ऐसे में रोहित ऑफिस से लौटते ही माँ बाप की सेवा में लग जाता। दवा देना, खाना बनाना, घर के काम संभालना, सब कुछ उसी के कंधों पर आ गया था। लेकिन ऑफिस की थकान और घर का बोझ उसकी हिम्मत तोड़ देता। कई बार वो खुद थक कर कुर्सी पर बैठा रह जाता और आंखें बंद कर लेता। पर तभी माँ की आवाज आती, बेटा जरा पानी ला दे, या पिता की पुकार, दवा का टाइम हो गया है। और वो खुद को समेट कर फिर उठ जाता। दूसरी तरफ नेहा मायके में रहकर लगातार फोन करती और पूछती, सोच लिया या नहीं? कब तक मैं यूं ही दूसरों के घर पर रहूंगी? अगर तुम्हें अलग घर लेना है तो बोलो, वरना मैं वापस नहीं आऊंगी। रोहित हर बार टाल देता, कहता, थोड़ा सब्र करो नेहा, माँ पापा की हालत बहुत खराब है। लेकिन नेहा के सब्र का बांध टूट चुका था। वो कहती, तुम्हें बस माँ बाप की चिंता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ। अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई तो समझ लो ये रिश्ता खत्म। ये सुनकर रोहित के सीने पर जैसे कोई पत्थर रख दिया गया हो। वो चाहता था कि पत्नी का साथ भी न छूटे और माँ बाप भी अकेले ना, लेकिन जिंदगी अब उसे बीच से फाड़ रही थी। नौकरी पर भी संकट और गहराने लगा। बॉस ने साफ कह दिया था कि अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुआ तो अगले महीने उसे निकाल दिया जाएगा। रोहित की रातें अब करवटों में कटती। कभी नेहा की तस्वीर को देखकर आंसू बहाता, तो कभी माँ पिता की खांसती आवाजें सुनकर तकिए में मुंह छिपाकर रोता। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त वो सड़क किनारे बैठ गया और देर तक शून्य में ताकता रहा। उसके दिमाग में बार बार यही आता, शायद मेरा जीना ही सबके लिए मुसीबत बन गया है। अगर मैं ही ना रहूं तो सब अपनी अपनी तरह से जी लेंगे। लेकिन फिर माँ का चेहरा सामने आता और उसके आंसू रुक जाते। हालात तब और बिगड़े जब एक रात अचानक पिता रामनाथ को सीने में तेज दर्द हुआ। रोहित उन्हें तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि ये दिल का गंभीर दौरा था, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जान चली जाती। अस्पताल का खर्च उठाने के लिए रोहित को दोस्तों से उधार लेना पड़ा, क्योंकि उसकी तनख्वाह अब दवाइयों और घर के खर्च में पूरी तरह खत्म हो जाती थी। ऐसे में नेहा को फोन करके उसने बताया, तो नेहा ने गुस्से में कहा, देखा, यही सब होगा, पूरी जिंदगी अस्पताल और दवाइयों में कट जाएगी, और हमारा सपना, हमारा भविष्य तुम कब समझोगे? रोहित के पास शब्द नहीं बचे, बस इतना बोला, नेहा थोड़ा और सब्र कर लो, अभी माँ पापा को छोड़ना मुमकिन नहीं है। लेकिन नेहा का जवाब था, अगर तुमने एक महीने में कोई फैसला नहीं किया तो मैं वापस नहीं आऊंगी, और फिर चाहे तलाक ही क्यों न लेना पड़े। ये सुनकर रोहित जैसे पत्थर का हो गया। उस रात उसने छत पर जाकर आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, हे भगवान, आखिर मैं किसका साथ दूं, पत्नी का या माँ बाप का? क्यों मुझे ही ये कठिन राह दी गई है? नीचे कमरे में माँ दर्द से कराह रही थी। पिता ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटे थे और फोन पर पत्नी का अल्टीमेटम गूंज रहा था। रोहित समझ गया कि अब वक्त आ गया है जब उसे कोई बड़ा फैसला लेना होगा, लेकिन ये फैसला उसकी आत्मा को चीर देगा, चाहे वो पत्नी चुने
या माँ बाप। एक पक्ष का दिल टूटेगा ही। और इसी दुविधा के बीच उसकी आंखें भर आईं और वो खुद से कह उठी, मैं लाचार बेटा, सचमुच लाचार, क्योंकि इस जंग में जीत किसी की नहीं होगी, हार सिर्फ मेरी होगी। उस रात जब अस्पताल से लौटकर रोहित ने पिता को बिस्तर पर लिटाया और माँ को दवा दी, तो उसके दिल को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पत्थर से कुचल दिया हो। चारों ओर बस सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में दर्द की चीखें गूंज रही थी। नेहा का अल्टीमेटम उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था। 1 महीने में फैसला करो वरना मैं वापस नहीं आऊंगी। माँ पिता की कमजोर सांसें उसके सामने थी और अंदर से टूटता हुआ उसका मन कह रहा था कि अब कोई एक रास्ता चुनना ही पड़ेगा। अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने बुलाकर कहा, रोहित तुम्हें समझना होगा कि कंपनी को परफॉर्मेंस चाहिए। तुम्हारे निजी झगड़ों से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो नौकरी हाथ से निकल जाएगी। ये सुनकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घर लौटते हुए रास्ते में सोचा कि अगर नौकरी भी गई तो माँ पिता की दवाइयां कैसे चलेंगी और नेहा को वापस लाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। वो टूटकर बस फुटपाथ पर बैठ गया और देर तक रोता रहा। तभी पास से गुजरते लोग उसे देखकर कानाफूसी करने लगे। लगता है परेशान है बेचारा, जिंदगी ने इसे पागल कर दिया है। उन फुसफुसाहटों ने उसकी हालत और बिगाड़ दी। वो समझ चुका था कि ये खींचतान उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। वो उठा और घर की ओर चल दिया। रात को उसने माँ पिता को सुलाया और खुद कमरे में बैठकर घंटों सोचता रहा। एक तरफ पत्नी और उसका भविष्य, दूसरी तरफ माँ पिता और उनका बुढ़ापा। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं ही सबकी जिंदगी से दूर चला जाऊं। ना माँ पिता को मेरी चिंता रहेगी, ना पत्नी को शिकायत रहेगी। लेकिन तभी खिड़की से आती ठंडी हवा में उसे पिता की खांसी की आवाज सुनाई दी और माँ का कराहना। उसका दिल कांप उठा। वो बोला, नहीं, अगर मैं चला गया तो ये दोनों अकेले मर जाएंगे। फिर उसने नेहा की तस्वीर उठाई, उसकी मुस्कान देखी और बुदबुदाया, और अगर मैं नेहा को छोड़ दूं तो वो सारी उम्र मुझे कोसेगी। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता सही है। अगले दिन उसने नेहा से मिलने का निश्चय किया और मायके गया। नेहा ने उसे देखते ही पूछा, तो बताओ क्या फैसला लिया है। रोहित कुछ देर खामोश रहा और फिर धीमी आवाज में बोला, नेहा, मैं माँ पापा को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। उनका सहारा मैं ही हूँ। ये सुनते ही नेहा का चेहरा गुस्से और आंसुओं से भर गया। उसने कहा, मतलब तुम्हें पत्नी की परवाह नहीं, बस माँ बाप ही सब कुछ है। ठीक है, तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे माँ बाप के साथ ही कटेगी मेरे बिना। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। रोहित का दिल फट गया, लेकिन वो जानता था कि उसने वही किया जो उसका फर्ज था। वो लौटा तो देखा माँ पिता दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे थे। माँ ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, बेटा तूने सही किया, पत्नी तो मिल जाएगी पर माँ बाप नहीं। लेकिन रोहित के दिल में तीर चुभ गया, क्योंकि वो जानता था कि पत्नी अब कभी वापस नहीं आएगी। दिन बीतते गए, नेहा ने सचमुच तलाक का केस डाल दिया। समाज ने तरह तरह की बातें की। कोई कहता बेटे ने माँ बाप को चुना, अच्छा किया। तो कोई कहता पत्नी को छोड़कर मूर्खता की, अब जिंदगी भर पछताएगा। रोहित दोनों ओर से सुनता और चुप रहता। उसकी नौकरी भी आखिरकार छिन गई, क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। अब वो माता पिता के साथ छोटे छोटे काम करके घर चला रहा था। नेहा की याद उसे हर पल सताती, लेकिन माँ पिता की सेवा में लगा रहकर उसे थोड़ी तसल्ली भी मिलती कि उसने उनका साथ नहीं छोड़ा। हालांकि उसकी आंखों में अब भी एक खालीपन रहता, जैसे जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया। वो अक्सर सोचता कि अगर उसके पास 2 दिल होते तो शायद वो दोनों तरफ का दर्द बांट लेता। लेकिन उसके पास एक ही दिल था, और वो दिल दोनों ओर से घायल हो चुका था। उसकी कहानी वहीं खत्म हुई जहां से शुरू हुई थी। एक लाचार बेटा जो न पूरी तरह पत्नी का हो पाया, न माँ बाप का, बस खुद को खो बैठा। और जिंदगी ने उसे ये सिखा दिया कि कभी कभी फैसले सही और गलत से ऊपर होते हैं, वे बस तकदीर के होते हैं। एक दिन मोहल्ले में गणेशोत्सव की तैयारी चल रही थी। सब लोग मिलकर चंदा इकट्ठा कर रहे थे। तब रोहित अपने पिता को सहारा देकर पंडाल तक ले गया, तो कुछ लोग फुसफुसाने लगे, देखो इस लड़के की बीवी तो भाग गई, अब माँ बाप का बोझ उठाकर घिसेगा सारी उम्र। कोई दूसरा बोला, बीवी सही कहती थी, अलग घर लेना चाहिए था, वरना ये हाल ना होता। ये बातें रोहित ने कानों से सुनी। उसका चेहरा लाल हो गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। माँ की आंखें भर आईं और पिता का सिर झुक गया।
उस रात रोहित ने सोचा कि लोग चाहे जैसा कहें, उसे अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना है। लेकिन ये ताने उसकी आत्मा में जहर बनकर उतर गए। तलाक की प्रक्रिया के दौरान नेहा ने एक बच्ची को जन्म दिया। ये खबर सुनकर रोहित अंदर से टूट गया, क्योंकि वो पहली बार पिता बना था, मगर बच्ची को गोद में लेने का हक उसे नहीं मिला। नेहा के घर वालों ने साफ कह दिया, जब तूने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया, तो अब बच्ची पर भी तेरा कोई अधिकार नहीं। रोहित ने अस्पताल के बाहर खड़े होकर अपनी बेटी की झलक देखी और रो पड़ा। उसे लगा कि जिंदगी ने उससे उसका भविष्य भी छीन लिया। माँ पिता ने उसे ढांढस बंधाया, मगर रोहित जानता था कि उसकी आधी जिंदगी अब उस बच्ची की यादों में कैद रहेगी। नौकरी छूटने से पहले एक दिन ऑफिस में मीटिंग थी। जब सहकर्मी अपने अपने प्रोजेक्ट दिखा रहे थे, तब रोहित की बारी आई तो उसका प्रोजेक्ट अधूरा था। बॉस ने सबके सामने कहा, अगर तुम्हें घर के झगड़े ही निपटाने हैं तो इस्तीफा दे दो। कंपनी को निकम्मों की जरूरत नहीं। पूरा ऑफिस हंस पड़ा था। किसी ने कहा, सास बहू के झगड़े में फंसा है बेचारा। ये सुनकर रोहित की आंखें भर आईं, मगर उसने आंसू पी लिए। उसी दिन उसने मन में ठान लिया कि अब चाहे जिंदगी जैसे भी चले, वो माँ पिता को छोड़कर कभी पत्नी के पीछे नहीं भागेगा। समय ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी तो रोहित ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। दरवाजे पर नेहा बेटी को गोद में लिए खड़ी थी। एक बड़ा सा बैग भी जमीन पर रखा हुआ था। नेहा बोली, रोहित, क्या अंदर आने को नहीं कहोगे? रोहित बिना कुछ बोले एक तरफ हो गया। नेहा अंदर आई और सीधा सास के कमरे में जाकर सास ससुर के पैर छुए और सास के पैरों में बैठकर बोली, माँ जी, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया था, इसीलिए शायद भगवान ने मुझसे मेरा सुख चैन छीन लिया। तलाक के बाद मैं और मेरी बेटी भैया भाभी को बोझ लगने लगे। भाभी की नजरों में मेरी हैसियत एक नौकरानी जैसी थी। उन्होंने मुझे ताने और गालियां दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया। भाभी रोज झूठे आरोप लगा लगा कर भैया से मुझे जलील करवाने लगी। तब मुझे अपने इस घर का महत्व पता चला, जहाँ मैं इज्जत से और अपनी मन मर्जी से रहा करती थी। आप सबकी और रोहित की अच्छाइयां मुझे नजर आने लगी थी, और तब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ही अपने घर परिवार को बचा सकती हूँ, और इसीलिए आज मैं हमेशा के लिए अपने घर लौट आई हूँ। अगर आप और रोहित मुझे माफ कर देंगे तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, वरना मैं जिंदगी भर आप लोगों की नौकरानी तक बनकर रहने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी समझ में आ गया है कि सबके साथ मिलकर रहने में ही सुख है। कहते हुए नेहा की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। सरला जी ने उसे अपने पास बिठा लिया और उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रख दिया और बोली, बहू, मैं भी तो यही चाहती थी कि तू एक बेटी की तरह हमारी सेवा करे, लेकिन तूने हमारे इकलौते बेटे को हमसे दूर करने की जिद की तो हम टूट गए। लेकिन अब तू लौट आई है तो सब ठीक हो जाएगा। रोहित ने एहसान भरी नजरों से नेहा को देखा और अपनी बेटी को गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगा। अब नेहा ने दवा लाकर माँ की सेवा शुरू कर दी और पूरी रात उनके पास बैठी रही। ये देखकर रोहित की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया कि नेहा केवल उसकी पत्नी ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार बहू और पत्नी भी है। अब रोहित खुद को लाचार बेटा नहीं मानता था। उसने सीखा कि जब पत्नी की समझदारी और माँ पिता का आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी परिवार टूट नहीं सकता। उसकी जिंदगी ने उसे सिखाया कि रिश्ते त्याग, समझदारी और संतुलन से बचते हैं। नेहा के लौट आने के बाद जैसे उस घर में बिखरे रिश्तों की डोर फिर से जुड़ गई थी। वो दिन परिवार के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। महीनों से जो घर गहरी चुप्पी और तनाव में डूबा हुआ था, उसमें अचानक से हंसी की हल्की गूंज सुनाई देने लगी। जिस कमरे की दीवारें अब तक केवल झगड़े और तकरार की गवाह बनी थी, वहीं अब रिश्तों का नया अध्याय लिखा जा रहा था। नेहा के चेहरे पर पछतावे की झलक साफ दिखाई दे रही थी। नेहा ने गहरी सांस लेकर कहा, माँ, मैं मानती हूँ कि मैंने अपने शब्दों से आपको चोट पहुंचाई, लेकिन मेरा इरादा कभी भी बुरा नहीं था। मैंने बस ये चाहा कि रोहित पर जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा कम हो। अगर मेरी वजह से आपको कभी दुख मिला तो आप मुझे माफ कर दीजिए। सरला देवी का दिल पिघल उठा। उन्होंने नेहा को उठाकर गले से लगा लिया। उनकी आंखों से बहते आंसू
शब्दों से ज्यादा कुछ कह रहे थे। वे फूट फूट कर रोते हुए बोली, बेटी, हमें लगा था कि तू हमारे बेटे को हमसे दूर कर देगी, लेकिन आज समझ आया कि तू उसका सहारा है। हम बूढ़े लोग हैं, सोच में पुराने हैं, लेकिन तूने जो सहा वो भी आसान नहीं था। ये सुनकर वहां मौजूद रोहित के भीतर एक अजीब सी राहत भर गई। उसे लगा जैसे वर्षों पुराना बोझ अचानक हल्का हो गया हो। रामनाथ जी, जो अब तक चुपचाप इन सबको देख रहे थे, उन्होंने भी पहली बार नरम स्वर में कहा, नेहा, घर में तूने आकर जो साहस दिखाया है वो किसी और के बस की बात नहीं थी। उस रात परिवार ने बरसों बाद एक साथ खाना खाया। वही रसोई जिसमें हर दिन तकरार की खटपट सुनाई देती थी, आज सुकून और अपनापन दे रही थी। नेहा ने अपने हाथ से सास ससुर के लिए खाना बनाया। सरला देवी ने एक और खाते ही कहा, बहू, तेरे हाथ के खाने में तो दवा से भी ज्यादा असर है। माहौल में हल्की हंसी गूंजी। ये हंसी उस परिवार के लिए उम्मीद की किरण थी। दिन गुजरते गए और रिश्तों की खटास धीरे धीरे मिठास में बदलने लगी। रोहित को भी नई जॉब मिल गई। नेहा ने खुद नौकरी शुरू करने का फैसला लिया। वो चाहती थी कि रोहित अकेले जिम्मेदारियों का बोझ न उठाए। उसने घर और ऑफिस दोनों को संतुलित करना शुरू कर दिया। सुबह ऑफिस के लिए निकलने से पहले वो घर का सारा काम निपटाती, सास ससुर के लिए दवा और नाश्ता तैयार करती और फिर मुस्कुराते हुए रोहित को विदा करती। रोहित जब शाम को थका हारा घर लौटता तो नेहा का चेहरा और उसके शब्द उसकी सारी थकान भुला देते। नेहा की समझदारी और धैर्य ने परिवार को धीरे धीरे एक नई दिशा दी। उसने रोहित से कहा, हमें अब सिर्फ बीते हुए झगड़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि कैसे इस घर का भविष्य बेहतर बने। अगर हम सब मिलकर योजना बनाएं तो हम एक नया घर ले सकते हैं, लेकिन माँ पापा को साथ रखकर। रोहित ने उसकी बातों में पहली बार एक ठोस समाधान देखा। उसे लगा कि नेहा सचमुच उसका सहारा है। पूरे घर में खुशियों की बौछार हो गई। रामनाथ जी अपनी पोती को गोद में लेकर कहते, अब तो भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया। ये बच्ची हमारे घर की लक्ष्मी है। सरला देवी अपनी पोती को लोरी सुनाती और उसके छोटे छोटे हाथ पांव को चूमते चूमते खुद रो पड़ती। धीरे धीरे परिवार ने मिलकर एक छोटा सा नया फ्लैट ले लिया। इस फैसले में सबका योगदान था। रोहित और नेहा ने अपनी बचत लगाई, जबकि रामनाथ और सल्ला देवी ने अपनी पेंशन से मदद की। नया घर छोटा जरूर था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन इतना बड़ा था कि हर कोना सुकून से भर गया। वहां अब रोज छोटी छोटी खुशियां मनाई जाती। बेटी की किलकारियां, सास ससुर की हंसी और पति पत्नी की समझदारी ने उस घर को स्वर्ग बना दिया। रोहित ने एक दिन सबके सामने कहा, आज मुझे समझ आया कि मैं कभी लाचार बेटा नहीं था। मैं बस उलझनों में फंसा हुआ था। मेरी असली ताकत मेरी पत्नी नेहा की समझदारी और मेरे माँ पापा का आशीर्वाद है। अगर परिवार साथ हो और सब एक दूसरे को समझें तो कोई भी मुश्किल रिश्तों को तोड़ नहीं सकती। उस दिन नेहा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने मन ही मन कहा, शायद ये सफर कठिन था, लेकिन अब मेरा घर सचमुच मेरा आशियाना बन गया है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।